हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 14 फरवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर भी आप हमें फॉलो कर लें। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर आज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 11 फरवरी को मनाया जाता है। पहला विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया था? 2017 में। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 10वीं रैंक है। और पहली रैंक किसकी है दोस्तों? याद रखिएगा, जर्मनी की। चीन और दलाई लामा के बीच शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने विधेयक पेश किया है? तो ये अमेरिका ने विधेयक पेश किया है। दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन कटक में किया गया है। नतालिया गब्रिलिता किस देश की प्रधानमंत्री थी जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों, वह मोल्दोवा की प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सैफी एकेडमी किस शहर में स्थित है जिसके नए परिसर का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है? तो सैफी एकेडमी जो है वो मुंबई में स्थित है। और दोस्तों, ये दाऊदी बोहरा समुदाय से रिलेटेड है। पुदुमई पेन छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत किस राज्य में 698 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो तमिलनाडु राज्य में आवंटित किए गए हैं। कौन सा महाद्वीप पहली बार 2025 तक दुनिया की आधी बिजली का उपभोग करेगा? तो वह एशिया महाद्वीप होगा। किस राज्य सरकार ने वन फैमिली वन आईडी के निर्माण के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा वन फैमिली वन आईडी के निर्माण के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। सबसे तेज 450 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? आर अश्विन बने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो कहां आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है। एयर शो में भारत के जो हेलीकॉप्टर होंगे, जो विमान होंगे, उनका प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा 98 देश इसमें शामिल हो रहे हैं। तो 98 देशों के भी हेलीकॉप्टर और जो विमान होंगे वो इसमें प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों, इस एयर शो का जो आयोजन है वो 13 से 17 फरवरी तक किया जाना है बेंगलुरु में। और बेंगलुरु का जो एलहंका वायु सेना स्टेशन है वहां पर इसका आयोजन किया जाना है। इसका मुख्य उद्देश्य है हवाई प्लेटफार्मों के स्वदेशी उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, LCA तेजस मार्क 1 इन उत्पादों का मुख्य आकर्षण है। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 13 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम जरूर याद रखिएगा, रेडियो एंड पीस। यानी 2023 की थीम क्या है? वर्ल्ड रेडियो डे की, रेडियो एंड पीस। साल 2011 में यूनेस्को के द्वारा इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी, क्योंकि इस दिन पहली बार 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना हुई थी। दोस्तों, यह जो दिवस है यह रेडियो के महत्व के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। यूनेस्को की बात आई है तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है? आंद्रे अजोले। दोस्तों, इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को लंदन, यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। वर्तमान में इसके संगठन में 193 सदस्य हैं। इसके अलावा 11 सहयोगी सदस्य हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करना। आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर SSC बैंकिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध है, तो ज्वाइन कर लें। अगर आप इसमें डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो डिस्काउंट मिलेगा आपको मेरा कूपन कोड यूज करके। मेरा कूपन कोड है PS100। जैसे ही आप ये कूपन कोड यूज करेंगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों,
जो डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ है वो भी ऐप पर ही उपलब्ध होता है, तो उसको आप डाउनलोड जरूर करिएगा और एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो दोस्तों मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है वो बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो 13 फरवरी को बांग्लादेश के चुनाव आयोग के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस नोटिफिकेशन के अनुसार मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के अगले राष्ट्रपति होंगे। दोस्तों वह बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति हैं। वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद, उनका जो कार्यकाल है वो 13 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। ठीक है, और अब्दुल हामिद ने अपने 2 कार्यकाल पूरे कर लिए हैं और जो बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन है वह यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन सकता है। दोस्तों बात आई है बांग्लादेश की, तो इसे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश बोला जाता है। कैपिटल इसकी ढाका है। प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना वाजिद। और अध्यक्ष है या फिर दोस्तों हम बोले राष्ट्रपति तो वो है मोहम्मद शहाबुद्दीन और मुद्रा जो है टका है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में पहला स्थान किस राज्य ने का रहा है या पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो दोस्तों पहला स्थान महाराष्ट्र ने हासिल किया है। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण का समापन 11 फरवरी को हुआ है और ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम थे इसका 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में ही हुआ है। दोस्तों महाराष्ट्र ने 56 गोल्ड मेडल जीते हैं और कुल मिलाकर के 161 मेडल जीते हैं और इसलिए वह पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर रहा है हरियाणा। तो हरियाणा ने 41 गोल्ड मेडल जीते हैं और कुल 128 मेडल जीते हैं। वहीं बात करें हम मध्य प्रदेश की, तो दोस्तों मध्य प्रदेश ने 39 गोल्ड मेडल जीते हैं और कुल टोटल 96 मेडल जीते हैं। तो यह तीसरे स्थान पर रहा। तो पहले पर महाराष्ट्र, दूसरे पर हरियाणा और तीसरे पर मध्य प्रदेश रहा है। दोस्तों इसका आयोजन यानी खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन 9 शहरों में किया गया था। ठीक है, और इसमें 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 5812 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इसमें जो लड़कियां थी, गर्ल्स थी, उनकी जो हिस्सेदारी थी वो थी 40%, यानी इसमें 40% जो खिलाड़ी थे वो महिलाएं थी। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी पॉइंट जो है नोट करिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका आयोजन 31 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक किया गया है और पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम में कयाकिंग और कैनोइंग, कैनो सलाम और फेंसिंग यानी तलवारबाजी को शामिल किया गया था। इसका आयोजन मध्य प्रदेश के 8 अलग अलग शहरों में किया गया और दोस्तों याद रखिएगा इसके अंतर्गत जो साइकिलिंग का खेल जुड़ा था उसका आयोजन दिल्ली में किया गया था। 8 जो शहर थे मध्य प्रदेश के वो थे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, मंडला और बालाघाट। और चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करें तो ये 2022 में हुए थे, पंचकुला हरियाणा में हुए थे। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लें। अब हम बात करते हैं कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम है उसकी शुरुआत कब से हुई थी। तो 2018 से हुई थी। पहला एडिशन 2018 में हुआ था न्यू दिल्ली में। इसका विनर था हरियाणा और दूसरा स्थान किसका था? महाराष्ट्र का। 2019 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम है वो पुणे में आयोजित किए गए थे। महाराष्ट्र का पहला स्थान था और दूसरा स्थान था हरियाणा का। 2020 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुए हैं वो हुए हैं गुवाहाटी में। महाराष्ट्र पहले स्थान पर, हरियाणा दूसरे स्थान पर था। 2021 में जो आयोजन हुआ है वो हुआ है पंचकुला में। हरियाणा पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर। और 2022 के जो खेलो इंडिया यूथ गेम है इसका आयोजन भोपाल यानी मध्य प्रदेश में हुआ है। महाराष्ट्र पहले स्थान पर, हरियाणा दूसरे स्थान पर और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स जो है वो साइप्रस के नए राष्ट्रपति बने हैं। अभी हाल ही में वहां पर इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के बाद जो है निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स जो है वो वहां के राष्ट्रपति चुने गए हैं। साइप्रस की बात करते हैं तो यह एक यूरोपीय कंट्री है। इसकी जो राजधानी है वो है निकोसिया। यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो और इसने 1960 में ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी। दोस्तों यहां पर आप ये देख सकते हैं, ये है साइप्रस। ये आप टर्की देख रहे हैं और फिर इसके अलावा आप इजराइल, ये सभी कंट्री देख रहे हैं और यहीं पर छोटा सा एक द्वीप है जिसका नाम है साइप्रस। ठीक है,
तो यहीं के जो राष्ट्रपति बने हैं वो कौन बने हैं? निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद ई प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो जीन एरिक वर्गेन ने हैदराबाद ई प्रिक्स का खिताब अपने नाम किया है। जीन एरिक वर्गेन जो है वो किस देश के हैं? तो याद रखिएगा वो फ्रांस के हैं। तो हैदराबाद में DAS पैस्के ऑटोमोबाइल्स के अनुभवी जीन एरिक वर्गेन ने फार्मूला ई प्रिक्स का खिताब अपने नाम जीता है, अपने नाम किया है। और 2022-23 में फार्मूला ई सीजन का चौथा चरण जो है वो हैदराबाद में आयोजित किया गया है। दोस्तों यह भारत में आयोजित होने वाली पहली फार्मूला ई रेस है। दोस्तों जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां होती हैं छोटी छोटी, आपने देखी होंगी, रेस लगाई जाती है उसमें, तो उसका आयोजन किया गया था अभी हाल ही में हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद ई प्रिक्स हुसैन सागर झील के तट पर आयोजित किया गया था। विजेता ट्रॉफी जो है वो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदान की है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 13 फरवरी को। तो भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। और यह किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन सरोजनी नायडू की जयंती होती है। तो साल 2023 में उनकी 144वीं जयंती मनाई गई है। और सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। और सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। साल 1925 में सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी और वह कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। इसके अलावा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस याद रखिएगा वो कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, PCI ने किस पत्रकार को राजा राम मोहन राय नेशनल अवार्ड के लिए चुना है? तो अन्ना भवानी कोटेश्वर प्रसाद को अभी हाल ही में PCI के द्वारा राजा राम मोहन राय नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है। ठीक है, PCI का मतलब होता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। तो राजा राम मोहन राय नेशनल अवार्ड के लिए पत्रकार अन्ना भवानी कोटेश्वर प्रसाद को चुना गया है और उनकी उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए उन्हें चुना गया है। दोस्तों अवार्ड प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के द्वारा प्रदान किया जाएगा। बात कर लेते हैं PCI की, तो इसकी स्थापना 1978 में हुई थी और यह देश में प्रेस के रेगुलेशन के लिए एक टॉप निकाय है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं या बिहार के नए राज्यपाल का नाम क्या है? तो दोस्तों बिहार के नए राज्यपाल बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। कौन बने हैं? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अभी तक राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे, लेकिन अब वो बिहार के गवर्नर बन गए हैं। और जो बिहार के गवर्नर थे फागू चौहान, वो अब मेघालय के गवर्नर बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर की बात करें तो वो गोवा के रहने वाले हैं और भाजपा के महासचिव रह चुके हैं। बिहार की बात आई है तो मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। राजधानी क्या है? पटना। लास्ट क्वेश्चन है, ICC T20 महिला विश्व कप 10 फरवरी 2023 को किस देश में शुरू हुआ है? तो ये साउथ अफ्रीका में शुरू हुआ है। कहां शुरू हुआ है दोस्तों? साउथ अफ्रीका में। तो ICC T20 महिला विश्व कप 10 फरवरी 2023 को साउथ अफ्रीका में शुरू हुआ है और यह टूर्नामेंट पहली बार किसी अफ्रीकी देश में आयोजित हो रहा है। दोस्तों ICC T20 महिला विश्व कप में कुल 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं और इसका आयोजन जो है वो 33 मैचों के अंतर्गत किया जाएगा। अभी हाल ही में अंडर 19 जो T20 विश्व कप था वो किसने जीता है? तो वो भारत ने जीता है, याद रखिएगा, महिलाओं का। आज का प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो कहां आयोजित किया जा रहा है? बेंगलुरु, चेन्नई, भोपाल या लखनऊ? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। PDF डाउनलोड कर लें ऐप से, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इसके अलावा आप इसे शेयर भी करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।